हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम मनी एंड बैंकिंग का अपना अगला लेक्चर करने चल रहे हैं जो कि मेरा बैंकिंग से रिलेटेड है। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी बैंक में कौन कौन से बैंक को इंक्लूड किया गया था। ठीक। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका यह है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट एंड नेशनलाइजेशन कब किया गया। ठीक। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बैंक ऑफ बंगाल किस ईयर में किया गया। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर बेटा, तो हम आपको थोड़ा सा इंट्रो देते हैं कि देखिए बैंक क्या है। एक तरीके से कह सकते कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मीन्स व्यावसायिक संस्थान है, वित्तीय संस्थान है। ये भी अपना क्या करता है कि व्यापार करता है। और बैंक का जो व्यापार बेसिकली होता है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी प्रॉफिट मोटिव है। और प्रॉफिट मोटिव मीन्स या हम कहें कि हमारा जो लाभ कमाने का उद्देश्य है ये कैसे है कि जनता के हितों के साथ, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है या जो सोशल वेलफेयर के साथ हम कह सकते हैं कि बैंक का वर्क हमारा किया जाता है। अब जब बैंक हमारा कह सकते हैं कि व्यावसायिक संस्थान है, तो इसको भी क्या होता होगा, फंड्स की ज़रूरत पड़ती होगी, मीन्स पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मीन्स बैंकिंग बिजनेस को करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब वो फंड्स कहाँ कहाँ से हमें अवेलेबल होंगे, उसी टॉपिक पे हम बात करने चल रहे हैं। मीन्स सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बैंक हमें कहाँ से अवेलेबल होने वाले हैं, उसको हम बात करते हैं। तो नॉर्मली आप देखिए जो बिज़नेस करते हैं, मीन्स जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनको लिए जैसे फंड की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ जहाँ से उनको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, सेम वही तरीके हैं कि सेम वही प्रोसेस है बैंक के लिए। जैसे हम बात करें शेयर कैपिटल मीन्स अंश पूंजी की बात करें, फिर डिपॉजिट्स, बैंक का दूसरा जो फंड्स मिलता है इनको डिपॉजिट से मीन्स जो लोग अपनी जमा को देते हैं बैंक के पास। फिर बैंक के पास ऑप्शन है कि लोन्स लेने का। अब बैंक किससे लोन लेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। फिर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट क्रिएशन की साख के निर्माण से भी, कि मीन्स यहाँ पे क्या करता है बैंक प्रतिभूतियों को इशू कर देता है, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह होता है, फिर कॉमर्शियल पेपर हुआ, ये सारी चीज़ों को। फिर रिजर्व फंड्स, फिर इनका जो कह सकते हैं कि जो एक तरीके से कोष बना के रखा गया पैसा, उसको भी आप कह सकते हैं कि एज ए कैपिटल बैंक यूज कर सकते हैं। इनके पास जो है स्रोत है कैश के लिए। और अब शेयर कैपिटल में बात करें तो एथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। देखिए बेटा, हम इन चीज़ों को अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें आपके आने वाले टाइम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हम बोलें एक तरीके से कि कंपनीज अकाउंट जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपका ये सारा चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। तो ये टॉपिक वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा जो शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। डिपॉजिट्स की बात हम आपको बताएं कि जो जनता अपना पैसा जमा कर रही है बैंक के पास, वो क्या है कि बैंक के पास एक साधन है, लोन्स भी बैंक ले सकता है। ठीक। अब हम चलते हैं कि बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मीन्स यहाँ पे निवेश नीति के सिद्धांत कि ये देखिए जो हम निवेश की बात कर रहे हैं, मीन्स जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ की बात कर रहे हैं, हम एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि अगर बैंक क्या कर रहा है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है एक बैंक को। और अगर हम आपसे यहाँ पे ये बोले कि यही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आप अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि मीन्स अगर आप एज ए इन्वेस्टर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, अपने सेविंग्स हो, बचट्स को कहीं पे लगाने वाले हो, तो ये चीज़ें आप भी ध्यान दे सकते हो जो कि एक बैंक ध्यान देता है। पहला पॉइंट जो हमारा है सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, कि अगर हम कहीं पे भी पैसा लगाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि वो पैसा हमारा सुरक्षित स्थान पे रहे, मीन्स मेरा पैसा वो डूबे ना। दूसरी चीज़ है कि लिक्विडिटी, जिसमें हम बोलते हैं तरलता, मीन्स हमारे पैसा ऐसे चीज़ों में लगना चाहिए कि जो लिक्विड हो, हम जब चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक। तीसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स उसमें उत्पादकता होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हम पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा मेरा क्या हो, इंक्रीमेंट
हो, मीन्स इंक्रीज हो, कि ऐसा नहीं कि पैसा हम लगाएं वो मेरा आज 10,000 रुपये लगाएं कल को वो 9,000 हो जाए 8,000, ऐसी जगहों पे हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसी जगहों से बचना चाहिए। हमारा पैसा जहाँ पे भी जाए वो प्रोडक्टिव हो, कि उस अगर 10,000 लगाए हैं कल को 11,000 हो, फिर 2 साल बाद वो 12,000, ऐसे उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, मीन्स विविधता, कि ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम पैसा लगा रहे हैं या बैंक ये सोचता है कि जब वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो एक ही जगह पे सारा पैसा आप मत लगाइए, मीन्स बैंक एक ही जगह पे पैसा नहीं लगाएगा। हम ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, यही काम बैंक भी करता है। मीन्स आप पैसे को जब लगाने जा रहे हो, मीन्स कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको अलग अलग क्षेत्रों में लगाइए। कुछ पैसा आप क्या करो टेक्सटाइल सेक्टर में लगा दो, कुछ क्या करो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगा दो। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में पैसा लगाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए कहीं पे एक जगह आप पैसा इन्वेस्ट किए, वो इंडस्ट्री डूब रही है, तो हो सकता है दूसरा जो पैसा आप लगाए हो कहीं दूसरे क्षेत्र में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक जगह का लॉस एक जगह का प्रॉफिट आपका भरपाई हो जाएगा। लेकिन आप सारा पैसा एक जगह लगा दिए या एक ही कंपनी में लगा दिए, तो आप वो कंपनी अगर घाटे में चल गई तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए जब भी पैसा कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए तो डाइवर्सिफाई कीजिए कि अलग अलग क्षेत्रों में पैसा आप लगाइए। फिर सेलेबर ऑफ सिक्योरिटीज़, मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके बाद कि जब भी आप चाहो बेच सको, ऐसी चीज़ों में आप पैसा लगाओ जिसका सेल आसानी से किया जा सके, कि ये नहीं को अगर आपको बेचने की आवश्यकता पड़ी, मीन्स उसको आप चारों सेल कर दो तो पॉसिबल ना हो। तो इसलिए क्या करो कि ऐसी जगहों पे पैसा लगाना चाहिए जो सेल किया जा सके। फिर स्टेबिलिटी इन प्राइस, और पैसा लगाते समय ये भी ध्यान दीजिए कि उसमें स्थिरता होनी चाहिए, कि मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। जैसे अभी हमने बताया कि 10,000 रुपये आप आज लगा रहे हो, कल को 9,000 हो जाए, 9,500 या 8,000, या वो क्या हो जाए कि 12,000 15,000, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक। फिर अगला है आपका टैक्स एग्जेम्पशन, मीन्स कर की छूट। आप पैसा जब लगाओ तो ये ध्यान रखो कि उसका आपका टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। और हम बात करें बेटा तो टैक्स बेनिफिट के लिए तो हम 3E का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, मीन्स एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन, कि तीनों टाइम। कहने का मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ध्यान दो कि जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिले, मीन्स वो भी एग्जेम्प्ट हो जाए। जब आप इनकम टैक्स आगे चलकर पढ़ोगे तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ऐसी स्कीम में उस पैसे को इन्वेस्ट करो जिसका आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, कि मीन्स वो टैक्स उस पर ना लगे, पहला चीज़। फिर दूसरी चीज़ की जो आपका उस पर रिटर्न मिल रहा है, मीन्स जो इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है वो क्या हो, टैक्स एग्जेम्प्टेड हो, मीन्स उस पर भी क्या हो कि टैक्स ना लगने वाला हो। फिर हम बात करें कि जब उस इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड है, मीन्स जब वो पूरा मैच्योर होकर आपको रिटर्न मिल रहा हो तो उस टाइम भी वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो। मीन्स तीनों समय पे हमने बोला कि जब आप इन्वेस्टमेंट किए, जो उस पर इनकम हो रही है और जब उसकी मैच्योरिटी हो रही है, ये तीनों टाइम आपका एग्जेम्प्ट रहना चाहिए। ऐसे सोचकर मीन्स इस तरीके से आप जब पैसा लगाओगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट होगे। मीन्स जब आप ऐसा थिंकिंग रखकर इन्वेस्टमेंट करोगे, 3E's का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लगाओ कि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीनों आपका क्या हो कि एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आए। ऐसे और ये चीज़ें आप तब कर सकते हो जब आप बहुत सोच समझ के निवेश करोगे। बोला ही जाता है सोच कर समझ कर निवेश कर, इस समय आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगला नेशनल इंटरेस्ट, मीन्स हम कहें यहाँ पे कि आप ये भी ध्यान दीजिए कि जब पैसा लगा रहे हो कि आपके राष्ट्र हित में जाने चाहिए। वो पैसा कहीं ऐसी कंपनी के हाथ में ना चला जाए जो कि आपके देश के खिलाफ ही कोई साजिश कर रही हो, या हम कहें कि वो पैसा ऐसे कंपनी में आप मत लगा दो कि जो प्रोडक्शन वो कर रही है कंपनी, मीन्स जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ना हो। जैसे हम कहें कि स्मगलिंग में आप पैसा लगा रहे हो या ड्रग्स वगैरह में लगा दे रहे हो, क्या वो चीज़ें क्या है सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है? नहीं। तो ऐसे जगहों पे आपका पैसा न जाए, ये भी आप ध्यान दीजिए। फिर ये ध्यान दीजिए कि वो सिक्योर्ड रहे, कि जो चीज़ें हम स्टार्टिंग में बताएं कि गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल रहे। ठीक, मीन्स आप जब पैसा लगा रहे हो कि कोशिश करो कि गवर्नमेंट सेक्टर में लगाओ, सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे सेफ्टी मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशंस, मीन्स बैंक और ग्राहक के संबंध के बारे में हम बात करते हैं कि बैंक और ग्राहक के बीच में क्या संबंध होता है।
तो अगर बैंक और ग्राहक के संबंध को हम जानने से पहले ये देख लें कि ग्राहक कौन होते हैं, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राहक कौन होता है, तो हमें इसके रिलेशंस को जानने में बड़ी आसानी होगी। अगर हम बात करें ग्राहक की, तो ग्राहक पहला जो होता है पर्सन, मीन्स पर्सन में क्या है, ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं कि एक कोई इंडिविजुअल हो सकता है। फिर नॉमिनी मीन्स उसके द्वारा, जैसे हम कहें कि हम अपना बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो मैं एज ए इंडिविजुअल हो गया कि मैं बैंक का कस्टमर बोला जाऊंगा। फिर इन केस कि अगर मेरा एक बैंक में पैसा है, कल को मैं ना रहूं, ठीक, तो उस पैसे का मालिकाना हक किसको जाने वाला है, उसी को बोला जाता है नॉमिनीज। मैं अपने फैमिली मेंबर को किसी को क्या किया कि नॉमिनेट कर दिया, मीन्स उसका नाम दे दिया वहाँ पे, तो उसको बोला जाएगा नॉमिनी, तो वो भी बैंक का कस्टमर कहलाएगा। फिर ज्वाइंट अकाउंट मीन्स जब दो व्यक्ति साथ में मिलकर एक खाता ओपन करते हैं, मीन्स जैसे मैं ओपन कर लूँ, अपने पापा को साथ में ओपन करा दूँ, मीन्स दोनों लोग मिलकर एक ही अकाउंट को ओपन करें, या जब कोई हस्बैंड और वाइफ मिलकर अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, मीन्स ऑपरेट करते हैं, तो इसको ज्वाइंट अकाउंट बोला जाता है। तो ये भी क्या होंगे, एक बैंक के कस्टमर कहलाएंगे। फिर दूसरा जो है बैंक का कस्टमर जो होता है वो कंपनीज होती हैं, कि मीन्स जो हमारे संस्था कंपनीज हैं वो भी बैंक के कस्टमर कहलाएंगे। फिर ट्रस्ट और अदर इंस्टीट्यूशंस मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं, जैसे कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, आप कह सकते हो कि एनजीओज हमारे जो हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये भी बैंक के कस्टमर होते हैं। फिर माइनर, अवयस्क की बात कर रहा है, तो ये भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। मीन्स माइनर की बात ये होता है बेटा, जो क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु की हो, उसको बोला जाता है माइनर, ठीक। अब देखिए बात आता है, क्या कोई अवयस्क खाता ओपन कर सकता है? हाँ, ओपन कर सकता है वो आराम से, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जो उस माइनर का अकाउंट ऑपरेट करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके गार्जियन को हम बोले, वो ऑपरेट करते हैं। और जब माइनर एज ऑफ मेच्योरिटी मीन्स 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, तो होगा क्या कि उसका जो अकाउंट्स है वो मेजर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मीन्स वयस्क अकाउंट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक माइनर भी बैंक का कस्टमर होता है। अब हम बात करें रिलेशंस की, मीन्स बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो पहला देखिए आप ध्यान से, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार देनदार का बात होता है। कि कहने का मतलब, जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो हम बैंक के लिए क्रेडिटर बन जाते हैं, मीन्स हम लाइबिलिटीज हैं बैंक का, क्योंकि कल को वो पैसा हमें बैंक क्या करेगा, चुकाएगा, ठीक। और बैंक हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं डेटर्स। ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, ठीक। और अगर बैंक से हम लोन ले रहे हैं, तो उस लोन को जब लेते हैं तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या हो जाते हैं, बैंक का डेटर्स, मीन्स वो पैसा हमें बैंक को चुकाना है और बैंक मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड एजेंट, मीन्स मालिक और एक तरीके से कह सकते हो कि सेवक का जो होता है कि उसका कॉन्सेप्ट। तो अगर हमारा अकाउंट है बैंक में, तो हमारा बहुत सारा काम क्या होता है, बैंक करता है कि एज एजेंट, एजेंसी कार्य जिसको बोला जाता है। अब एजेंट के तौर पे क्या, कि जैसे हम अपने कोई हमारा हाउस रेंट पे लिए हुए हैं, उसका रेंट पे करने के लिए बैंक को बोल सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि हम बैंक को इस चीज़ के लिए भी बोल सकते हैं कि हमारा मंथली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है, या कोई भी एक्सपेंसेस हमारे जो इस तरीके के हो रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, बैंक को बोल सकते हैं कि हाँ आप उसका पेमेंट कर दीजिए। या कहीं से हम इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं कहीं पे, जैसे शेयर में पैसा लगाए हुए हैं या डिबेंचर में, तो उसका जो ये हम रिटर्न हमको मिल रहा है, इनकम हो रहा है, उसको भी हम कलेक्ट करने के लिए बैंक को अपना एडवाइस दे सकते हैं, ठीक। कि मीन्स हम बैंक को एज ए एजेंट बोल सकते हैं, वो काम करे, ठीक, उसका वो फीस लेता है। फिर एडवाइज़र एंड एडवाइजरी। अब देखिए बैंक एडवाइज़र का भी काम करता है। एडवाइज़र मीन्स कि सलाह देने वाला, सलाह करता है, और एडवाइज़र मीन्स सलाह लेने वाला। कि बैंक आजकल क्या करता है कि बहुत सारा आपको एडवाइस भी देता है कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, कैसे इन्वेस्ट कीजिए, किस अकाउंट में पैसा लगाइए, कहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ये सारा भी काम भी क्या करता है कि बैंक आज के समय में दे रहा है। फिर ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। अब ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का क्या हुआ कि देखिए बैंक क्या करता है कि हमारे जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, मीन्स लॉकर फैसिलिटीज़ देता है बैंक, ठीक है। मीन्स वो ट्रस्टी हुआ, मैं बेनिफिशियरी एज ए कस्टमर बेनिफिशियरी जाना चाहूँगा, तो बैंक हमारी चीज़ों को क्या करेगा कि लॉकर में रखकर उसका क्या कर सकते, सुरक्षा करता है। जैसे हम बोले हमारे पास गोल्ड्स हैं, या हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट है, या हमारे प्रॉपर्टी का पेपर्स है, ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बैंक में रखकर सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके लिए बैंक क्या करता है, नॉमिनल फीस लेता है। फिर मेकिंग सिक्रेसी इन अकाउंट्स,
और दूसरी चीज़ कि बैंक हमारे क्या कहते हैं कि जो हमारा अकाउंट्स होता है उसकी गुप्तता बनाए रखता है। मीन्स और ये भी ध्यान दीजिएगा कि कई बार ये पूछा जाता है कि बैंक आपके मतलब अकाउंट्स की जानकारी किसको दे सकता है या कब दे सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए या कोई ऐसा काम आ जाए कि जहाँ पे सरकार बैंक को बोल रहा है कि आप इनके खाते की जानकारी दीजिए, तो वहाँ पे बैंक को जानकारी देना पड़ेगा। वहाँ पे नहीं हो सकता कि बैंक आपके अकाउंट की सिक्रेसी बनाए, लेकिन नॉर्मल कोई इंसान जाके आपके अकाउंट की जानकारी लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। वहाँ पे बैंक क्या करेगा, आपके खाते की गुप्तता को बनाए रखेगा। ये हम कह सकते हैं कि बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप्स की बात हुई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसा कि हम आपको बताएं बेटा कि हम आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते रहेंगे जो आपको याद करना होगा। आज आपको हम बता दे रहे हैं और कुछ चीज़ें कि देखिए 1865 मीन्स 1865 में इलाहाबाद बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत रेज कीजिएगा कि सर अब तो इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुका है या बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं, वो रहे नहीं। तो वो ठीक है बेटा, हमें उनके इस्टेब्लिशमेंट डेट वगैरह याद करने, फिर जब हम आएंगे कि ये देखने कि करंट में हमारा मार्केट में कौन कौन से बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ भी देखेंगे। लेकिन उनका जो बैंक हमारे यहाँ रहे हैं पहले या इस समय हैं करंट में, उनके इस्टेब्लिशमेंट डेट, उनका वर्क वगैरह हमें ये सब याद करना होगा। ठीक, तो 1865 में इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1874 अलायंस बैंक जो शिमला में है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, इसके बारे में हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में। अवध कॉमर्शियल बैंक के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था ये क्या है, इंडियन का कौन सा बैंक था। मीन्स कब ये हम बोले कि क्या ये फर्स्ट इंडियन बैंक था या फुल्ली ओन बैंक इंडियन बैंक था, इसके बारे में आप बताइएगा। ठीक, 1894 पीएनबी मीन्स पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम कह सकते हैं कम्प्लीटली फर्स्ट इंडियन बैंक था। मीन्स जिसका ओनरशिप वगैरह सब कुछ इंडियन के पास था। फिर 1901 में द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट। 1907 में इंडियन बैंक्स। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये कुछ बैंकों के इस्टेब्लिशमेंट की डेट आज हम आपको दे दिए हैं याद करने के लिए। अब अगला टॉपिक चलते हैं, हम आपको जो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन रेज होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको बता देते हैं आपको। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण बोला जाता है इसको। ठीक है, आज हम केवल आपको इतना बताने वाले हैं कि कब कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और हम जब नेशनलाइजेशन के टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे नेशनलाइजेशन होता क्या है और ये करंट में कितने नेशनलाइज्ड बैंक है। बेसिकली हम आपको बोले कि नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्जन कर देना। मीन्स गवर्नमेंट के हाथ में कोई जब किसी भी चीज़ का आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग पावर चला जाए, उसी को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइजेशन किया गया। मीन्स फर्स्ट जो हमारा कह सकते हैं कि मेजर नेशनलाइजेशन किया गया था एक बृहद स्तर पे, वो 14 बैंकों का हुआ था 19 जुलाई 1969 को। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि जिन बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो मोर देन 50 करोड़ मीन्स 50 करोड़ से अधिक के इनके जमाए थे। अब इसमें बात करें कौन कौन से बैंक थे, तो ये आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक। इन बैंकों का क्या हुआ था 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि फर्स्ट टाइम कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, या कि वो जब फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंकों का वो किस डेट को हुआ था, या इसमें से नाम भी पूछा जा सकता है किन बैंकों का 14 जो बैंक आपका नेशनलाइज किया गया था वो उसमें सम्मिलित थे, कौन कौन से बैंक थे जो 14 नेशनलाइजेशन बैंक में सम्मिलित थे। ठीक है, फिर दूसरा आपका जो नेशनलाइजेशन हुआ वो 6 मेजर बैंक्स का हुआ था, 6 बैंकों का, वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, जिनके डिपॉजिट्स क्या थे 200 करोड़ से अधिक थे 14 अप्रैल को। मीन्स 15 अप्रैल को जिस दिन किया गया उसके एक दिन पूर्व उन बैंकों के जो जमा थे वो 200 करोड़ से अधिक का था। ये कब हुआ 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का। इसमें कौन कौन से थे, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड विजया बैंक। इन 6 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। इन टॉपिक्स बेटा आप याद करिएगा। इसी तरीके से हम आपको हर क्लास में बैंकिंग से रिलेटेड वो टॉपिक्स देते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको याद करना पड़ेगा, डेट वगैरह है तो ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।